हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेसेस को डील करेंगे, उनमें वर्क डन निकालेंगे, और हम एडियाबैटिक प्रोसेसेस को भी डील करेंगे और उनके अंदर वर्क डन निकालेंगे कि एक्चुअली जो वर्क डन होता है वो हर एक कंडीशन में कैसे कैसे निकाला जा सकता है ना। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने बेटा, थोड़ा सा रिकैप देती हूँ, और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले वो ज़रूर आप लास्ट वीडियो को देख कर आना, उससे आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, लाइफ में पढ़ना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने का तरीका उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में बहुत बच्चे पढ़ते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ के नंबर अच्छे आते हैं, कुछ के नहीं आते। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, सिंपल सी बात ये है इसके पीछे कि हर बच्चे का पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। अगर आप नंबरों के पीछे भागोगे, मार्क्स के पीछे भागोगे, तो नॉलेज आपसे दूर रहती रहेगी हमेशा। लेकिन अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे ना, तो मार्क्स यूं आपके पीछे पीछे चलते हुए आएंगे। ठीक है, तो मार्क्स अगर कमाना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, एलॉन मस्क की तरह सर जो कितना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर आपको भी उनके जैसा बनना है ना, तो उनके जैसी सोच रखनी पड़ेगी, हमेशा मेहनत करना पड़ेगा। और कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, जैसे एलॉन मस्क सर कहते हैं कि कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमसे ये काम नहीं हो सकता। हमसे हर चीज़ हो सकती है, अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पैसों से खरीदनी है। हर चीज़, कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही आजकल मिलती रहती हैं, है ना। यूट्यूब एक ज़रिया है जिससे आप कहीं भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। तो पढ़ाई करो, अच्छे से करो, नॉलेज गेन करो, बहुत मेहनत करो और बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, तो नॉलेज के पीछे भागना, सक्सेस आपके पीछे पीछे भागेगी। ठीक है, चलो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, और जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल केस। आइसोथर्मल में हम वर्क डन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मुझे आइसोथर्मल केस के लिए पढ़ना है तो सबसे पहली बात मुझे पता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना बेटा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? हमने क्या बोला था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। जो चेंज आएगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। तो इंटरनल एनर्जी अगर जीरो आ जाएगी तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा फर्स्ट लॉ जो है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का कहता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आइसोथर्मल कंडीशन के केस में हमारा जो डेल्टा यू होगा वो तो हो जाएगा जीरो, है ना, इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब जो हमारा क्यू होगा, जो हमारी हीट होगी, वो एग्जैक्टली नेगेटिव होगी वर्क डन की। मतलब जितना भी वर्क डन होगा उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, जो भी आपका चेंज इन हीट होगी, आपका जो डेल्टा क्यू होगा, जो आपका डेल्टा क्यू होगा, जो चेंज इन हीट होगी ड्यूरिंग द सिस्टम, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वो हीट जो चेंज होगा वो एग्जैक्टली रिवर्सल, जस्ट ऑपोजिट होगा वर्क डन के। तो चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, है ना। अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो ऑफ कोर्स आइसोथर्मल वॉल है, मतलब आपके पास आइसोथर्मल वॉल है, इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। विल ट्राई टू पुट द टेम्परेचर सेम, कीप द टेम्परेचर सेम। हमें अपने टेम्परेचर को अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रखना है ना। तो चलो देखते हैं, इसमें दो तरह के प्रोसेस होंगे ना बेटा, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल के अंदर हम रिवर्सिबल के साथ भी डील करेंगे, हम इरिवर्सिबल के साथ भी डील करेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ तक इसे नोट डाउन कर लो। ये हमें ध्यान रखना है, जो हीट होगा एक्सचेंज वो एग्जैक्टली जस्ट ऑपोजिट होगा वर्क डन के, अगर वो प्रोसेस आइसोथर्मल है। ओके, तो चलो आप इसे नोट डाउन करो फटाफट। ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अब हम करते हैं वर्क डन। हीट तो हम कैसे निकाले भाई, हम वर्क डन निकाल के देखते हैं, कुछ हो सकता है वर्क डन से, तो वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, हमने लिया इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे बेटा, तो मान लेते हैं ये है मेरे पास एक कंटेनर, ये एक सिलेंडर है गैस का। ठीक है, दिस इज माय सिलेंडर ऑफ गैस, दिस इज माय सिंबल, मैं बोलूं तो गैस सिलेंडर है। ठीक है, इसमें मैंने कोई गैस फिल कर रखी है। ठीक है, मैंने इसमें कोई गैस फिल कर रखी है। इसकी कुछ ना कुछ बेटा लेंथ होगी इस सिलेंडर की, है ना, और इस गैस का अपना एक वॉल्यूम भी होगा। ओके, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम कंप्रेशन कराते हैं। ठीक है, आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कंप्रेशन होगा तो वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम पे काम हो रहा है, आपका सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। तो होगा क्या ड्यूरिंग कंप्रेशन, अगर मैं इरिवर्सिबल वर्क कर रही हूँ ड्यूरिंग कंप्रेशन, होगा क्या बेटा, कंप्रेशन के टाइम पे आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, द प्रेशर एक्सटर्नल इज ऑलवेज द ग्रेटर बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं कंप्रेशर कराना चाहती हूँ, मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रही हूँ, मतलब एक ही बारी में मैं इसको कंप्रेस कर दूंगी, गैस को, गैस के वॉल्यूम को कम कर दूंगी, मैं बहुत कम कर दूंगी, अंदर बढ़ा दूंगी, अंदर कर दूंगी उसको, गैस को काफी ज्यादा। मैं क्या करूँ, पिस्टन लगा दूं, है ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पिस्टन लगाऊंगी। ठीक है बेटा, मैंने पिस्टन यूज किया। ओके, ये पिस्टन जो अप्लाई कर रही थी मैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रही थी। ठीक है, और अंदर है पी इंटरनल, गैस का भी अपना कुछ प्रेशर होगा भाई, होगा ही, सबका अपना अपना है भाई, सब कुछ है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, सबका अपना है। तो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और हमने लगाया इसके साथ डेल्टा पी, मतलब बहुत हाई, डेल्टा पी मतलब जो चेंज इन प्रेशर होगा वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मतलब इरिवर्सिबल अगर आपको प्रोसेस करना है तो उसमें आपको एक्सटर्नल प्रेशर, ड्राइविंग जो फोर्स होगा आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि प्रोसेस बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए जो आप चाहते हो, है ना, वरना रिवर्सिबल हो जाएगा, होगा ही भाई, क्योंकि इंटरनल प्रेशर भी तो है गैस का। अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। कैसे, मान लो मेरे पास एक बलून है ना, मैंने उस बलून को प्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, एक वाटर बलून है, मैं थोड़ा सा कंप्रेस करूंगी, थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा बलून वापस अपनी शेप में आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन अगर मैं बहुत जोर से प्रेशर लगा दूं उसके ऊपर तो वो जो वाटर बलून है वो फट जाएगा, यही होगा ना, कंप्लीटली ही कंप्रेस हो गया वो, तो पूरा ही फट जाएगा। तो हम इरिवर्सिबल चाहते हैं तो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, मतलब जो मेरा पी एक्सटर्नल होगा वो बहुत ज्यादा होगा पी इंटरनल से, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा होगा तो होगा क्या है, बाद में होगा ये जो गैस सिलेंडर है, हमारी जो गैस है वो थोड़ा यहाँ तक आ जाएगी, है ना बेटा, हमारी जो गैस है उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पिस्टन लगाया था, जो पिस्टन था वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसको कंप्रेस करने में कामयाब हो जाएगा। तो यहाँ से जितना हमने मूव किया, मतलब हमने इतना डिस्टेंस मूव कर लिया, हमने इतना वॉल्यूम चेंज कर लिया, इतना डिस्टेंस मूव कर लिया, तो ये मान लेती हूँ ये हो गई मेरी लेंथ, है ना, इतना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया पिस्टन से, है ना, मेरा पिस्टन इतना मूव कर गया अंदर की तरफ। तो वर्क डन क्या होगा, सोचो, हम क्या लिखते हैं बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो पी एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है वो क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना बेटा, फिजिक्स में पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं फोर्स निकालना चाहूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, जस्ट रिवर्सली वो कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया, यही निकलेगा फोर्स। अब चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो हुई है डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो वॉल्यूम था गैस का वो क्या हो गया, कम हो गया, कंप्रेशन हो गया, है ना। तो होगा क्या, जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ds। फोर्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगी बेटा, ये पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, जितना ये अंदर की तरफ मूव किया, है कि नहीं, ठीक है। तो अब एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम होता
है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डेल्टा वी। मैं लिखूंगी डेल्टा वी क्योंकि वॉल्यूम मेरा चेंज हो रहा है, पहले इतना था अब इतना सा रह गया, मतलब जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब सोच के बताओ, अगर कंप्रेशन होगा तो मैं मान लेती हूँ ये था मेरा वॉल्यूम V1 और ये मेरा वॉल्यूम है V2 आफ्टर कंप्रेशन। तो अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, ऑफ कोर्स ऐसे ही निकालूंगी ना, फाइनल माइनस इनिशियल। जो भी मैं फाइनल स्टेट पे पहुंची माइनस इनिशियल करूंगी तो मुझे मिल जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। एग्जैक्टली है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम मुझे कैसे मिलेगा, V2 माइनस V1 ऐसे मिलेगा। चलो मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, मैं लिखूंगी डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, कि जो V1 है वो तो काफी ज्यादा है, जो वॉल्यूम था पहले वो काफी ज्यादा है V2 से, तो जो आपका चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बेटा, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा वी की वो तो नेगेटिव आएगी। लेकिन जब भी वर्क डन सिस्टम पे होता है, जब भी कंप्रेशन होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब भी कंप्रेशन होता है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो क्या होना चाहिए, वर्क डन पॉजिटिव। इसका मतलब हम बाय कन्वेंशन इसको मान के चलते हैं दैट शुड बी माइनस। तो यहाँ पे माइनस साइन लिखने का यही मतलब है कि हमें अपना वर्क डन, हम जानते हैं कि भाई कंप्रेशन हो रहा है तो ऑफकोर्स उसके अंदर हमने सिस्टम पे काम किया है, और अगर हमने सिस्टम पे काम किया है तो उस केस में हमारा वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए। और वो पॉजिटिव कब आएगा, जब हम बाय कन्वेंशन इसको नेगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम इसीलिए कन्वेंशन से इसको नेगेटिव मान लेते हैं, दैट W इज माइनस P डेल्टा V। एम आई क्लियर? तो ये होता है आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये होता है हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। एम आई क्लियर? नोट डाउन कर लो बेटा। फिर चलते हैं, देखते हैं कि रिवर्सिबल में क्या होता है। क्या होता है भाई रिवर्सिबल में, देखते हैं। चलो, यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर जो है आपका एक्सटर्नल आप कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। इरिवर्सिबल में प्रेशर आप एक मान के चलते हो बेटा, क्योंकि आप एक्सटर्नल प्रेशर इतना तेज लगा रहे हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई चेंज नहीं आएगा उसके बाद। ओके, जैसे बलून को जोर से पकड़ लिया तो वो तुरंत फट जाएगा, है ना, तो उसमें कोई चेंज बचेगा ही नहीं उसके बाद। इंटरनल गैस प्रेशर कहाँ से लगा पाएगी आपको, ठीक है। तो इस केस में हम इरिवर्सिबल लेते हैं। तो इरिवर्सिबल में आपको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्लियर? चलो नोट डाउन कर लो बेटा, 1 2 3 4। चलो अब हम करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल। पहले हम समझेंगे बेटा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के लेंगे, IIT के क्वेश्चंस लेंगे, JEE के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, नीट के क्वेश्चन लेंगे, और समझेंगे कि एक्चुअली कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है। अब देखो, अब मैं ले रही हूं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। हमें पता है जब भी आइसोथर्मल का केस आता है तो हमारा जो PV का कर्व होता है वो कैसे बनता है बेटा, लाइक दैट वे, है ना, ऐसा ही बनता है, क्योंकि जो P होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो मुझे मिलेगा K/V और PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। और मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। इसमें देखो दोनों प्रेशर लिए हैं मैंने, मतलब प्रेशर चेंज होगा, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप बहुत छोटा प्रेशर लगा रहे हो उसके ऊपर, जरा सा लगा रहे हो। अगर जरा सा लगाओगे तो बार बार इक्विलिब्रियम आएगा, बार बार इक्विलिब्रियम आएगा। देखिए इसमें कैसे कंप्रेशन होता है। चलो लेते हैं गैस का सिलेंडर, ये ले लिया हमने गैस सिलेंडर, ठीक है। अब हमने जब ये गैस सिलेंडर लिया है तो इसके अंदर इंटरनल प्रेशर होगा गैस का, है ना, और हमने यहाँ पे लगा दिया पिस्टन, ठीक है। मैं बहुत छोटे छोटे पिस्टन लगा रही हूँ, ओके। मैं इसे कंप्लीटली पिस्टन से रोक कर बैठी, ठीक है। अब मैं कंप्रेशन कराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये कंप्रेस करे, तो मैं करूंगी क्या, मैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा
और लगा दूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, एक और पिस्टन थोड़ा सा और लगा दिया। अगर मैं एक और एक्स्ट्रा पिस्टन लगाऊंगी तो होगा क्या, थोड़ा सा मैंने अपने पी एक्सटर्नल में एक डीपी ऐड किया, थोड़ा सा प्रेशर, हल्का, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल प्रेशर। डीबी मतलब बहुत स्मॉल प्रेशर मैंने अप्लाई किया। तो अगर मैंने प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा मूव करेगा, एकदम जरा सा, जो ना के बराबर दिख ही नहीं रहा, थोड़ा सा मूव करेगा। जैसे ही थोड़ा सा मूव करेगा, ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल है भाई। यहाँ से कंडक्टिंग तो है, हमारी वॉल जो है ये तो कंडक्टिंग है, हमारी वॉल जो है वो तो कंडक्टिंग है, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम में इंटरेक्शन तो हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है ना। तो इसमें होगा क्या, जब मैं हल्का सा कंप्रेशन लगाऊंगी तो मेरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम मेरा जो है वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं चाहती हूँ रिवर्सिबल काइंड ऑफ प्रोसेस, आप ऐसे समझ सकते हो। सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैं किसी इंसान का नेचर चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, वो इंसान समझ लो कोई भी प्रॉब्लम है उसको, मैं उसका नेचर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा अगर प्रेशर लगाऊं, जरा सा चेंज करूं, तो वो इंसान वापस कुछ टाइम बाद अपने जैसा हो जाएगा जैसा वो था, है ना। फिर उसके बाद करूंगी, फिर थोड़ा सा होगा, फिर वापस इक्विलिब्रियम अटेन होगा, वापस वो इंसान वैसा हो जाएगा। यहाँ पे भी तो सेम ही केस हो रहा है, यहाँ पे भी सेम ही केस हो रहा है। ये पी इंटरनल जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हूँ मैं, बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। अगर मैं इतना जरा सा एक्स्ट्रा लगाऊंगी तो होगा क्या, ये इंटरनल प्रेशर वापस इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा और ये बैक फोर्स लगाएगा ना। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे तो प्रेशर चेंज हो रहा है, क्योंकि आप पहले थोड़ा लगाओगे, ये पीछे से लगाएगा, फिर आप थोड़ा लगाओगे, फिर ये पीछे से लगाएगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट तो नहीं रहा। यहाँ पे आप एक एग्जैक्ट प्रेशर नहीं लगा रहे हो, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज कर रहे हो, प्रेशर को चेंज कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा है। अगर प्रेशर वेरी कर रहा है तो आपका जो फॉर्मूला था, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहाँ पे डेल्टा वी क्या कह रहे थे हम बेटा, इरिवर्सिबल में डेल्टा मतलब बहुत हाई चेंज आ रहा है। अब मैं यहाँ लिखूंगी बेटा डीवी, और जब भी हम स्मॉल चेंज करते हैं, तो वहां पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, वहां पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। हम यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल डीवी है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डीवी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, क्योंकि आप बार बार प्रेशर लगा रहे हो, फिर कम कर रहे हो, फिर लगा रहे हो, फिर पीछे से अपोज आ रहा है, फिर लगा रहे हो, लेकिन बहुत हल्का हल्का प्रेशर वेरी कर रहे हो, बहुत हल्का हल्का। मान के चल सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, मान के चल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, बट नो, प्रेशर तो चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत स्लो चेंज हो रहा है, बहुत स्लो। जब कोई चीज बहुत स्लो चेंज होती है तो हम वहां पे इंटीग्रेट करके उसको निकालते हैं, क्योंकि हम ऐसे वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, तो हम उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये पी एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, सोचो। यहाँ पे ये पी एक्सटर्नल मैं इसको लिख सकती हूँ के बाई वी, और के क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गैस लॉ पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यही होता है बेटा। अब इस एनआरटी को देखो और इस के को देखो, क्या ये के बिल्कुल एनआरटी के इक्वल नहीं है? है, कैसे? एन मतलब मैं 1 मोल की बात कर रही हूँ, आर ऑलरेडी गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, आइसोथर्मल का केस है, मैंने टेम्परेचर को ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ P इज इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन में V। लिख सकती हूँ बेटा, लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ P इज इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन V। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसे मैं इरेज कर देती हूँ बेटा, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो, बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात है, ठीक है, ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा। ओके, चलो अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आगे देखते हैं इसमें क्या होगा हमारे पास। देखो होगा क्या, P इज इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन में V है ना। अब इसके बाद होगा क्या, इस वैल्यू को मैं पुट करूंगी इन इक्वेशन 1, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दैट वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, ठीक है, हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस माइनस बाहर ले लेते हैं बेटा, ठीक है, P एक्सटर्नल को क्या लिखूंगी, NRT अपॉन V और ये dV। अब ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है ना बेटा, NRT पूरी कांस्टेंट है तो इसे भी बाहर ले लेते हैं,
कांस्टेंट को हम बाहर लेकर चलते हैं, है ना। इंटीग्रेशन में बेटा जिसको नहीं आता है वो ध्यान से सुन लो। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है हम उसको बाहर लेके चलते हैं, और ये मेरा वेरिएबल है, जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, तो सिर्फ मैं वॉल्यूम को अंदर रखूंगी और इसको इंटीग्रेट करूंगी, बाकी जो भी कांस्टेंट होगा वो सब बाहर आ जाएगा, सब का सब इंटीग्रेशन के बाहर। ओके, तो यहाँ पे v1 से v2 इंटीग्रेट हो रहा है ना, पहले वॉल्यूम v1 था, बाद में v2 हो गया, ठीक है, v1 v2 v1 v2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, dv अपॉन v। अब कभी भी dv बाय v, dt बाय t या फिर dp बाय p, इनका इंटीग्रेशन होता क्या है, इनका इंटीग्रेशन होता है dp बाय p का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा log p, ठीक है। कोई चीज अपने आप से ही डिवाइड करती है ना उसका वेरिएबल, तो वहां पे log आ जाता है। अगर मैं लिखूं dv बाय v तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log v, ठीक है। चलो अब इसे नोट डाउन करो यहाँ तक बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम थोड़ा सा इरेज करके आगे लिखती हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो इसे, 1 2 3 4 5, ओके गुड। चलो अब हम इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देती हूँ मैं ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से यहाँ पे हुआ क्या, ये रहा मेरे पास, ये रहा W इज इक्वल्स टू माइनस NRT, क्या बोला था बेटा मैंने, dv बाय v क्या हो जाएगा log v, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसको कर दिया ना हमने इंटीग्रेट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको, log ev, ओके, ये log ev है, इस log ev को हम ln भी लिखते हैं, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं ln v v12 v2 या फिर log e, ln और log e का मतलब एक ही होता है बेटा, ओके ये ln है, लॉगरिथम, ओके, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर हम log के बेस में 10 लिखते हैं, चलो अभी देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो वर्क डन में और क्या लिखेंगे बेटा, माइनस NRT ln v v1 to v2। अब इसको लिखना है तो क्या करें, जब भी ln की बात करेंगे, log की बात करेंगे, ठीक है, या हम नेचुरल, इसे नेचुरल log कहते हैं, हम इसकी बात करेंगे, तो हम log में वैसे ही जो चीजें माइनस होती है यहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं, log में कोई भी चीज डिवाइड हो जाती है, तो होगा क्या, W इज इक्वल्स टू माइनस NRT, ये हो जाएगा ln v2 बाय v1, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड, ठीक है। वैसे क्या होते हैं माइनस इंटीग्रेशन में, लेकिन जब भी log आता है तो ये लोग डिवाइड हो जाते हैं, ओके। माइनस का उल्टा डिविजन, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा प्लस, ठीक है, उल्टा log में, ओके, और उल्टा मत लेना, ठीक है। चलो अब इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस ln को चेंज करेंगे log 10 की टर्म्स में, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, ln जो होता है वो होता है 2.303 log 10, ओके। तो मैं ln की जगह पे ये लिख सकती हूँ, ओके, लिखेंगे W is equals to minus 2.303 NRT log 10 V2 upon V1। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल केस W is equals to minus 2.303 NRT log 10 V2 by V1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, ओके। क्लियर हुआ, यहाँ पे समझ में आया। और हम इसका फॉर्मूला और क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, देखो हमें पता है जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, है ना। अगर मैं लिखती हूँ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, है ना, मैं यहाँ से V2 बाय V1 को और क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, है ना। ये दोनों यहाँ से इक्वल आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम V2 बाय V1 की जगह यहाँ पे P1 बाय P2 भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT log 10 P1 अपॉन P2। ओके बेटा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, बहुत आसान है समझना, बहुत ही ज्यादा आसान। वर्क डन रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, माइनस 2.303 NRT log 10 V2 बाय V1, ठीक है। log टू द पावर log बेस 10, ओके, इट इज अ बेस 10। अब इसको log भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नॉर्मल log है। और अगर नेचुरल log लिखना है तो ln लिखते हैं या फिर log e लिखते हैं, जो कि मैंने बताया, ठीक है। चलो इसे आप नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5।
ओके बेटा, समझ में आया। रिवर्सिबल के केस में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल का केस है तो ऐसे निकलता है वर्क डन। अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का केस है तो नॉर्मल पी एक्सटर्नल डीवी, ओके, और डेल्टा वी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इरिवर्सिबल का केस चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबेटिक हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, व्हाटएवर इट इज, उन सब में आपका वर्क डन सेम तरीके से ही निकलता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर आपका वहाँ पे कांस्टेंट है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। जब भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज होता है तो सिंपल सी बात क्या होती है, हमारा पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है फॉर सिंपल डन द वर्क डन। अगर मुझे वर्क डन चाहिए सो वी हैव टू अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला, ओके। लेकिन रिवर्सिबल के केस में चेंजेस आते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल के केस में चेंजेस आते हैं। एम आई क्लियर बेटा? ठीक है, चलो ये लेक्चर मैं अभी खत्म कर रही हूँ यहीं पे, और मैं इसी के क्वेश्चन, हम पहले आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम एडियाबैटिक में वर्क डन निकालेंगे कि एडियाबैटिक में वर्क डन कैसे निकलता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। और हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मेहनत करोगे तो सब चीज़ मिलेगी, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।